नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस में प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स का अटैक हुआ है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, कुछ लोग खालिस्तानी फ्लैग्स लेके इस ऑफिस को वैंडलाइज करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में जो इंडियन एम्बेसी है दोस्तों, उधर भी इसी तरह का एक अटैक हुआ था। उधर तो ट्राई कलर को उन्होंने नीचे उतारा था, बहुत बड़ी गलती है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूके गवर्नमेंट को अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है, बोला है दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। उनके अगेंस्ट स्टेन एक्शन लेने के लिए भी बोला गया है और वियना कन्वेंशन में जो प्रोविजन है उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के लिए भी बोला है यूके गवर्नमेंट को। वैसे वियना कन्वेंशन में क्या लिखा है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे दोस्तों, एक दिन पहले यूके में जो अटैक हुआ था वो तो इंडियन एम्बेसी में हुआ था। इधर सैन फ्रांसिस्को में जो हुआ है वो कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस में हुआ है। कॉन्सुलेट और एम्बेसी के बीच में डिफरेंस क्या है दोस्तों? वैसे देखा जाएगा तो दोनों गवर्नमेंट ऑफिसेस है जो फॉरेन कंट्रीज में लोकेटेड है, पर दोनों के फंक्शंस अलग अलग है। वैसे एम्बेसी एक डिप्लोमेटिक मिशन है जो एक कंट्री का गवर्नमेंट को दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, और हमेशा एम्बेसी जो है दूसरे कंट्री का कैपिटल सिटी में रहेंगे। जैसे कि इंडियन एम्बेसी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी में रहेंगे, और यूएस एम्बेसी इन इंडिया न्यू दिल्ली में रहेंगे। वैसे आपने हाई कमीशन करके भी सुना होगा दोस्तों। हाई कमीशन एंड एम्बेसी सेम है, सिमिलर फंक्शन है, बस नाम अलग है। बात यह है दोस्तों, जो अर्स्टवाइल ब्रिटिश कॉलोनीज थे ना, बेसिकली जिन्हें कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं, उधर जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसे हम हाई कमीशन बोलते हैं। उधर जो टॉप डिप्लोमेटिक ऑफिशियल है उन्हें हम हाई कमिश्नर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका में हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन है, उधर जो टॉप डिप्लोमेटिक ऑफिशियल है हमारा, बेसिकली एक आईएफएस ऑफिसर रहते हैं, वो हाई कमिश्नर है। उन्हें एम्बेसडर नहीं बोलेंगे, हम हाई कमिश्नर बोलेंगे। उधर जो हमारा डिप्लोमेटिक मिशन है उसे हम हाई कमीशन बोलेंगे। वेरास यूएसए में हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसे हम क्या बोलेंगे? एम्बेसी बोलेंगे। उधर जो टॉप डिप्लोमेटिक ऑफिशियल है उन्हें हम एम्बेसडर बोलेंगे। तो एम्बेसी या हाई कमीशन का मेन फंक्शन क्या है? देखिए, एम्बेसी और हाई कमीशन क्या है? डिप्लोमेटिक मिशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिप्लोमेटिक बातें हैं वो एम्बेसी या हाई कमीशन के थ्रू ही जाएंगे। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा एक कंट्री का एक ही एम्बेसी या हाई कमीशन देंगे दूसरे कंट्री में। वेरास कॉन्सुलेट जो है एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये कॉन्सुलेट क्या होता है दोस्तों? इट इज ए स्मॉलर ऑफिस दैट इज टिपिकली लोकेटेड इन ए मेजर सिटी ऑफ द होस्ट कंट्री। मतलब देखिए, अगर इंडियन डायस्पोरा या फिर इंडियन सिटीजन्स दूसरे कंट्री में रहते हैं और नंबर्स भी ज्यादा है, तो उनका वेलफेयर देखने के लिए एक कॉन्सुलेट सेटअप करते हैं इंडिया जो है। जैसे कि यूएसए में आपको अलग अलग कॉन्सुलेट्स देखने को मिलेगा मेजर सिटीज में। तो उन सिटीज में जो इंडियन डायस्पोरा है ना, उनके वेलफेयर देखने के लिए, बेसिकली उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कॉन्सुलेट सेटअप किया जाता है। बेसिकली एम्बेसी तक उनका एक्सेस होगा इन कॉन्सुलेट के थ्रू। और कॉन्सुलेट में जो टॉप ऑफिशियल रहता है, कॉन्सुलेट जनरल, वो कभी भी आईएफएस ऑफिसर वगैरह नहीं रहते हैं। बेसिकली उधर जो डायस्पोरा रहता है ना हमारा, उनमें से एक को अपॉइंट किया जाएगा एज द कॉन्सुलेट जनरल। और क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि वीजा इश्यू करना, इमरजेंसीज में एड प्रोवाइड करना, और अगर किसी का पासपोर्ट खो गया, कोई लीगल ट्रबल में है, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये सब काम रहता है दोस्तों कॉन्सुलेट्स का। और जैसे मैंने आपको बताया, एक कंट्री में एक से ज्यादा कॉन्सुलेट्स हो सकते हैं। जैसे कि रशिया में इतना बड़ा कंट्री है, अलग अलग रीजियंस में इंडियन डायस्पोरा रहता है। कोई बिजनेस करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई ट्रेड कर रहा है कि नहीं? तो उनके वेलफेयर देखने के लिए अलग अलग रीजियंस में आपको अलग अलग कॉन्सुलेट्स देखने को मिलेगा। तो सैन फ्रांसिस्को में जो हमारा कॉन्सुलेट है, उधर ये अटैक हुआ है दोस्तों। अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि एम्बेसी हो या कॉन्सुलेट हो, दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले ऑफिसेस है। उधर अगर इस तरह के अटैक्स हो रहा है, वो भी कथित तौर पर इंडियन डायस्पोरा से, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। वैसे जब यूके में इस तरह का अटैक हुआ था एम्बेसी में, जब तिरंगा को नीचे उतारा था प्रोटेस्टर्स ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना कंसर्न स्ट्रांगली एक्सप्रेस किया था यूके गवर्नमेंट को, और बोला कि वियना कन्वेंशन को आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। वियना कन्वेंशन में क्या लिखा है दोस्तों? वैसे देखा जाएगा तो वियना कन्वेंशन बहुत है दोस्तों। ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में बहुत सारे कन्वेंशन साइन हुआ है। ये जो वियना कन्वेंशन है, दिस इज वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ये अडॉप्ट हुआ था 1961 में बाय द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज हेल्ड इन वियना, ऑस्ट्रिया।
Now, this treaty lays down the rules and regulations of diplomatic relations between countries and also the privileges that diplomats enjoy in other countries. तो basically एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इस ट्रीटी में लिखा हुआ है, और हमारे जो डिप्लोमेट्स दूसरे कंट्री में हैं या फिर उनके जो डिप्लोमेट्स हमारे कंट्री में हैं वो क्या क्या प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं उसके बारे में भी प्रोविजन है दोस्तों वियना कन्वेंशन में। वैसे देखा जाएगा तो इस कन्वेंशन में बहुत कुछ लिखा है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर एमपीज को इस तरह की एक इम्यूनिटी दिया हुआ है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर एमपीज जो कहेंगे उनके जो एक्शन है उसके ऊपर कभी भी कोई एक्शन नहीं होता है, कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इसी तरह डिप्लोमेट्स जब दूसरे कंट्री में रहेंगे ना उनको भी कुछ इम्यूनिटी दिया हुआ है दोस्तों। एंड द ट्रीटी एंडेड इनटू फोर्स इन अप्रैल 1964 एंड करंटली देयर आर 192 पार्टीज टू द कन्वेंशन। तो दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इस कन्वेंशन को अडोप्ट किया है। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटी इज द प्रोविजन ऑफ लीगल इम्यूनिटी फॉर डिप्लोमेट्स सो दैट दे डोंट हैव टू फेस प्रोसिक्यूशन अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ द होस्ट कंट्री। देखिए, अगर यूएस एम्बेसी में हमारे डिप्लोमेट्स रहते हैं तो अभी सी बात है उन्हें यूएस में जो लॉज है उसके हिसाब से उधर रहना होगा, है कि नहीं, पर कभी भी उनके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह नहीं होगा यूएस लॉज के हिसाब से। इस तरह के इम्यूनिटी वियना कन्वेंशन में दिया हुआ है। सो द वियना कन्वेंशन होल्ड्स दैट पर्सन्स वर्किंग एज डिप्लोमेट्स आर इनवायलेबल एंड देयरफॉर कैनॉट बी डिटेन्ड और अरेस्टेड। तो उन्हें कभी भी डिटेन नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल इनविंसिबल है, अगर उनसे कोई गलती वगैरह होते तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स वगैरह चलता रहता है। पर देखिए, प्राइमा फेसी उनके लिए एक इम्यूनिटी दिया हुआ है, उन्हें डिटेन या अरेस्ट वगैरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब उन्हें अरेस्ट करेंगे, उन्हें डिटेन करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि हमारे कंट्री के खिलाफ में कुछ हो रहा है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह अफेक्ट हो सकता है, इसलिए इस तरह के इम्यूनिटी दिया हुआ है दोस्तों। एंड द होस्ट नेशंस आर आल्सो ऑब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट डिप्लोमेट्स फ्रॉम अटैक्स ऑन देयर फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो डिप्लोमेट्स के ऊपर कोई अटैक्स ना हो, उनका फ्रीडम एंड डिग्निटी प्रोटेक्टेड हो, यह सब किसको इंश्योर करना है? होस्ट कंट्री को इंश्योर करना है। तो बेसिकली अगर यूके एम्बेसी में हमारे डिप्लोमेट्स के खिलाफ में कुछ अटैक्स हो रहा है, उन्हें प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? यूके गवर्नमेंट का है। अब सैन फ्रांसिस्को में हमारा कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस में अटैक हो रहा है, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? यूएस गवर्नमेंट का है, या फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है सैन फ्रांसिस्को में जो गवर्नमेंट है उनका है, ठीक है। सो अनदर रिलेटेड ट्रीटी इज द वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस adopted in 1963 and effective from 1967। तो और एक कन्वेंशन है दोस्तों, इसी तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, कॉन्सुलर रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, वो भी 1963 में अडॉप्ट हुआ था, 1967 से इफेक्टिव भी है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट अलाउज डिप्लोमेट्स टू फंक्शन एंड कैरी आउट देयर ऑफिशियल ड्यूटीज विदाउट फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड और फेसिंग लीगल चार्जेस। तो बेसिकली उस कंट्री के लॉज के हिसाब से उनके अगेंस्ट कोई लीगल चार्जेस नहीं होगा, ये इंश्योर करके देते हैं, तब जाके वो अपना जो ऑफिशियल ड्यूटीज है वो बिना डर का कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह की इम्यूनिटी जो दिया है ना उसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, इंडिया में पंजाब पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करने के पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं। पंजाब में सेक्शन 144 इंपोज किया है, इंटरनेट शटडाउन किया है, उधर पुलिस फ्लैग परेड करवा रहा है, सब कुछ हो रहा है, और इंडिया के बाहर इंडिया के नाम को बदनाम करने वाला इस तरह की एक्टिविटीज हो रहा है दोस्तों, वो भी प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स की तरफ से। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। अब यूएस कॉन्सुलेट के कुछ ऑफिशियल्स का कहना यह भी है कि ये जो एक्टिविटीज चल रहा है ना प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स की तरफ से, इन्हें सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान का स्पाई एजेंसी आईएसआई से, उनका जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है उनसे। वैसे देखा जाएगा तो यूएस, कनाडा जैसे कंट्रीज के लिए ये खालिस्तानी वायलेंस कोई नई बात नहीं है। आपको शायद पता होगा काफी साल पहले खालिस्तान की तरफ से खतरनाक किस्म का वायलेंस हुआ है। अब फिर से अमृतपाल सिंह, वारिस पंजाब, ये सारे इश्यूज के कारण इंडिया यूएस, इंडिया कनाडा के बीच में जो अच्छे रिलेशंस है उसमें चोट लगने का चांसेस लग रहा है दोस्तों। इस तरह की एक्टिविटीज को जड़ से खत्म करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आएगा यूएस गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूके के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू किया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।